अपनी क्लास ली थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको भी देख लेते हैं। तो ये जो पेपर आप देख रहे हैं आप लोग, ये 1 अक्टूबर 2022 का सोशल वर्क यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर है, विगत वर्ष का। अब यहाँ पे हिंदी में देखिए लिखा हुआ है जो वर्ष 1960, लेकिन अगर आप इंग्लिश देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 1968, बल्कि 1968 वाला ही आपका यहाँ पे सत्य है। तो यहाँ पर आप 1960 की बजाय 68 कर लीजिए, हिंदी में जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। तो प्रकाशित गुलबेकियन रिपोर्ट का क्या नाम था, आप लोगों ने बताया भी था कल, और सही जवाब क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मैंने आप लोगों को बताया था द गुलबेकियन प्रोग्नोसिस करके, प्रोग्नोसिस फ्रंट लाइन मैंने बताया था आप लोगों को, ये आपको ध्यान रखना होगा। और ये आपका 2001 होगा, 2001 में आया था। और सामाजिक विज्ञान विषयों के संगठन में अपर्याप्तता को दूर करने की जो मांग करता है वो गुलबेकियन रिपोर्ट करती है। और गुलबेकियन फाउंडेशन था एक, है अभी भी। उस फाउंडेशन की बेसिकली स्थापना कब हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, 18 जुलाई 1956। ठीक है, एक बार आप लोग तीव्र गति से यहाँ पे रिवीजन भी करते चलिएगा साथ ही साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को मैच करना है, ठीक है, कौन किससे संबंधित है। ठीक है, अब आप लोगों ने किया भी है, जरा एक बार बताइए मनोसामाजिक दृष्टिकोण किसको मैच करेगा। फ्लोरेंस हॉलिस। फ्लोरेंस हॉलिस को जो ओके, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ फ्लोरेंस होलिश का नाम आएगा, बिल्कुल सही जवाब। क्रियात्मक की अगर मैं आप लोगों से जिक्र करता हूँ तो ये रिलेट करेगा आपका रुथ। रूथ कुमारी और अगर मैं समस्या समाधान दृष्टिकोण की बात करता हूँ एच पर्ल। पर्ल में और एच एच संकट में पर्ल दखल की बात करता हूँ तो लीडिया रोपोर्ट का नाम आता है। यहाँ आप लीडिया देखना है कि जो लीडिया महोदय ने संकट में दखल को लेकर बात किया है, इस कंडीशन में 1962 में बात किया, 1957 में एच पल्लम ने बात किया, स्माली ने अगर बात करते हैं 1958 के दौरान में आया, और फ्लोरेंस होलिस का कॉन्सेप्ट है 1964। देखो व्यक्तिगत समाज कार्य में अगर मैं आपसे बात करता हूँ, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की जो अवधारणा है ये किस विद्वान ने दिया है, तब आप लोग बताइएगा फ्लोरेंस होलिस। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है, एक बार स्पष्ट करिएगा आप जी प्लीज। सर। ठीक है, अब देखिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। अच्छा, ऑप्शन क्या इसका जाएगा, और आपका ए का फोर्थ, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जाएगा फोर्थ वाला, यानी ऑप्शन 4। ठीक है, ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विमोचनकारी समाज कार्य का बृहद कोटि के रूप से संबंधित नहीं है। विमोचनकारी के बारे में मैंने पढ़ाया भी, आपको बताया भी, मुक्ति समाज कार्य को बेसिकली रिलेट कराता है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं सामान्य प्रकार से जो समाज कार्य का परिप्रेक्ष्य होता है वो रिलेट करता है बेसिकली विमोचनकारी समाज कार्य का। नारीवादी, सॉरी, यहाँ बेसिकली प्रश्न पूछा कि बृहद कोटि से संबंधित नहीं है, तो सामान्य प्रकार की जो समाज कार्य होता है ये इससे रिलेट नहीं। बृहद का मतलब होता है एक प्रकार से स्थूल, है ना, स्थूल समाज कार्य को यहाँ पे रिप्रेजेंट ये नहीं करता है। ठीक है, बाकी नारीवादी और प्रतिदमनात्मक और नृजाति संवेदीकरण ये चीज़ें जो है बेसिकली यस के रूप में है, इनको जो है मेंशन किया जाता है विमोचनकारी समाज कार्य के अंतर्गत। उसके बाद आपके सामने आता है हरित समाज कार्य के पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तपन संबंधी मुद्दों को लेकर, और यह कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया भी है, लीना डोमिनल्ली का नाम आता है। लेना डोमिनल। हाँ, यहाँ पर यह ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और यह प्रक्रिया बेसिकली कब इन्होंने जिक्र भी किया था, तो मैंने आपको बताया भी था कि 2 जुलाई 2012 वाला जो कॉन्सेप्ट है ये इसी समय यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो नाम क्या आता है यहाँ पे, लेना या लीना कहा भी जाता है। लेना डोमिनली। हाँ, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। ये कल क्वेश्चन मैंने किया था आप लोगों से, उस पर सारे ऑप्शनों पर व्याख्या किया था, एक बार आपको केवल यहाँ पर मैं आंसर बता देता हूँ। ठीक है ना, ध्यान से सुन लीजिए। लोकोपकार जिम्मेदारी की बात करता हूँ तो समाज कार्य अपेक्षित है, यानी एक प्रकार का डिज़ायर्ड बाय सोसाइटी को रिलेट करता है। और नैतिक दायित्व की बात अगर मैं करता हूँ तो एक्सपेक्टेड बाय सोसाइटी की बात की जाती है। कानूनी दायित्व की बात करता हूँ तो सरकार का नाम यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, यानी रिक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट।
और आर्थिक दायित्व की बात करता हूँ तो यहाँ पर रिलेट हो जाता है रिक्वायर्ड बाय सोसाइटी। तो ये सोसाइटी है, ये गवर्नमेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सही ऑप्शन अगर मैच यहाँ पे करेगा तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो कि पहले का बी दिया गया है और दूसरे का ए दिया गया है। तो आप आसानी से कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड यहाँ पर है यह ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे और अगला सवाल आपके सामने ये है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या है। मतलब बेसिकली एक शब्द ऐसा है यहाँ पे सामाजिकरण, जो आपसे सवाल ये किया कि एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशंस, है ना, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड इन वंस को रिलेट करता है। तो बेसिकली सामाजिकरण की प्रक्रिया में अंतिम जो स्टेप बनेगा वो पर्सनालिटी बनती है, जो बेसिकली लैटिन भाषा से बनाया गया, जिसका अर्थ होता है परसोना, सॉरी, या आप ये भी कह सकते हो उसके अर्थों में नकाब। ठीक है, क्या बोल सकते हो, मुखौटा या नकाब, मास्क जैसे शब्दों को रिलेट कराता है पर्सनालिटी। ये लैटिन शब्दों से बना हुआ है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ स्वच्छ आयु का जो है वायु का अधिकार मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत शामिल किया गया। सबसे पहले मैंने आपको बताया भी था कि 1979 में एक नाम आता है कैरेन वाशा का नाम, है ना, और साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रॉस बर्ग का भी नाम इसमें आता है। ठीक है, तो मानवाधिकार की 3 पीढ़ियों में इन्होंने विभाजित किया था। पहले को नीला अधिकार बोला गया, बेसिकली स्वतंत्रता और राजनीतिक में भाग लेने से संबंधित आता है ये प्रथम पीढ़ी, राजनीतिक वगैरह में पार्टिसिपेट में। द्वितीय पीढ़ी को बेसिकली जो है लाल अधिकार के नाम से जाना जाता है, जो आर्थिक सामाजिक और प्राकृतिक में सांस्कृतिक अधिकारों को रिलेट कराता है, और इसको हम लोग लाल अधिकार कहते हैं। तृतीय पीढ़ी क्या होता है, हरे अधिकार होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून की कई दस्तावेज में व्यक्त किया गया है, जैसे कि स्टॉकहोम सम्मेलन की बात करें, रियो घोषणा की बात करें, आत्मनिर्णय की बात करें, स्वच्छ आय की बात करें, संवाद और संचार की बात करें, सांस्कृतिक विरासत की बात करें, भागीदारी के अधिकारों की बात करें, तो उन चीज़ों में आता है। और यहाँ पे देखिए स्वच्छ जो है वायु लिखा हुआ है, इसलिए आप यहाँ पे कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है यह ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं और अगला सवाल हमारे सामने ये दिया गया है और कह रहा है आपसे कि अरेंज करना है आपको, और वो भी समाज कार्य हस्तक्षेप के परिवर्ती केंद्रण के आधार पर निम्नलिखित में से वर्गीकृत करना है हमें, यानी क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है, और बेसिस ऑफ शिफ्टिंग फोकस है ये सोशल वर्क इंटरवेंशन के परिप्रेक्ष्य में ये सवाल है। अब आप अगर शिफ्टिंग करते हैं तो पहला व्यक्तिगत जो है विकृति विज्ञान होता है, जिसको इंडिविजुअल पैथोलॉजी कहते हैं हम लोग, और उसके बाद आपका हितैषी के रूप में समाज कार्य होता है, यह सोसाइटी एज बीगन होगा आपका, ये हितैषी मतलब बीगन होता है, तो आपका यहाँ पर सी पॉइंट रिलेट हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो संरचनात्मक कार्य उत्पादन होता है, जिसको स्ट्रक्चरल बेसिकली शब्दों से रिलेट कराया जाता है, तो यहाँ पर ये डी, और लास्ट में सशक्तिकरण का ही पार्ट आता है। ठीक है, सशक्तिकरण ही आता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन जो है वहाँ पर ए सी डी ई को ढूंढना पड़ेगा, ए सी डी ई। ए सी डी ई देखेंगे कौन से ऑप्शन में है, ए सी डी बी, ए सी डी बी, ए सी डी बी, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं और यहाँ पे देखिए रिसर्च डिज़ाइन के अंतर्गत आपको एक सवाल आ रहा है, और वो सवाल कह रहा है कि बताइए वो कौन सा प्रारूप है जो अर्ध प्रायोगिक अनुसंधान के रूप में आता है, अनुसंधान के रूप में आता है, अर्ध प्रायोगिक है ये। कैसा है ये, अर्ध प्रायोगिक है, मतलब इसका उद्देश्य होता है कि मूल्यांकन करना, लेकिन रैंडम का प्रयोग नहीं किया जाता है इसमें। ठीक है, अर्ध प्रायोगिक में रैंडम का प्रयोग नहीं होता है, हस्तक्षेप और एक परिणाम के बीच जो है कार्य कारण को प्रदर्शित करना होता है, कार्य कारण को प्रदर्शित किया जाता है केवल इसमें, और मूल्यांकन और हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, और रैंडम का भी प्रयोग नहीं होता है अर्ध प्रायोगिक अनुसंधान में। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे मूल्यांकन की बात अगर हम करते हैं तो आपका करेक्ट हो जाता है, परिणाम की बात करते हैं तो करेक्ट हो जाता है, हस्तक्षेप की बात करते हैं तो करेक्ट हो जाता है, एक विषय प्रारूप की बात करते हैं सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइन, तो ये भी बेसिकली मेंशन हो जाता है। तो बी सी डी को हमें ढूंढना है, बी सी डी ऑप्शन नंबर अगर आप देखेंगे तो आपको फोर्थ ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये सवाल देखिए जो है कथन पर आधारित है, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि विभिन्न देशों में शोधकर्ता ने यह साबित किया या कर दिया कि क्षेत्र कार्य प्रशिक्षण केवल सिद्धांत और प्रयोग के एकीकरण से संभव होता है। तो यह स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है, सत्य हो जाता है।
दूसरा स्टेटमेंट आता है कि समाज कार्य का प्रयोग सामान्य बुद्धि और प्रज्ञान पर आधारित होता है, जो कि गलत है, ये है कि नहीं, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप एक कथन जो है सत्य है, दूसरा कथन जो दिया गया है वो असत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे थर्ड वाला सत्य हो जाएगा। सर दूसरा कैसे असत्य है, एक बार समझाइए सर, दूसरा गलत कैसे है सर? दूसरा क्वेश्चन इसलिए गलत है कि सामान्य बुद्धि और आधारित होता है, कार्य एक सामान्य बुद्धि पर बेस्ड नहीं है। सामान्य बुद्धि तो हम बेसिकली एक जनरली सोशल सर्विस को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। समाज कार्य वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, कौशल पर आधारित है, निपुणता पर आधारित है इत्यादि, जैसे ट्रेडिशनल क्रमबद्धता जिस चीज़ों पर ये चीज़ें जो है प्रयोग में लाई जाती है। तो सोशल वर्क प्रैक्टिस इज बेस्ड ऑन एंड विजडम शब्दों को रिलेट नहीं करता है, इसलिए ये आपका गलत स्टेटमेंट माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सामान्य बुद्धि नहीं है बल्कि विशेष बुद्धि होते, तो आप कह सकते हैं क्योंकि आप प्रोफेशनल सोशल वर्कर हैं, और प्रोफेशनल सोशल वर्कर कोई भी काम अगर करता है ट्रेडिशनल तरीके से करता है, प्रैक्टिस या उसका प्रयोग करता है, सामान्य बुद्धि सभी लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें सामान्य बुद्धि। आप प्रज्ञान मतलब जी, प्रज्ञान का मीनिंग बता दीजिए। प्रज्ञान विजडम होता है, विजडम होता है, विजडम वो तो इंग्लिश में नहीं होता है सर, मतलब ज्ञान इसका होता है मीनिंग ना, सर। हाँ ज्ञान होता है, मतलब जानकारी के आधार पे आपके पास कोई जानकारी है, कोई बता दिया आपको कि आप सोशल वर्क ऐसे से होता है और वो बंदा अनप्रोफेशनल है, तो उसके आधार पे वो कहता है कि भाई अपने ज्ञान पर भी कर देता है, तो ये गलत हो जाएगा बेसिकली, ये इस पर समाजकारी नहीं होता है। तो आपने बता दिया और वो जाके आपको फॉलो करने लगे, ठीक है, तो वो चीज़ें होती है विजडम चीज़ों पर, प्रज्ञान, उसको ज्ञान बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है, केवल शुद्ध बनाने के लिए प्रज्ञा कर दिया गया है उसे। अगला सवाल देखिए, एक सवाल और आपके सामने आ रहा है, शोध की प्रक्रिया में प्रक्रमों को हमें व्यवस्थित रूप से दर्शाना है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है इसके बारे में, और आप भलीभांति तरीके से इस सवाल को इस चीज़ों को रिलेट करेगा, तो आप आवाज आपकी आवाज सही नहीं आ रही है सर आपकी। अच्छा, मेरी आवाज़ ब्रेक हो रही है क्या? सर आवाज ब्रेक हो रही है आपकी सर। अच्छा जी, चलो कोई नहीं, अब तो ठीक आ रही होगी, बीच बीच में हो सकता है प्रॉब्लम आए, लेकिन अब सही हो गया होगा आवाज़। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए। नहीं सर, अब भी रुक अब भी ब्रेक हो क्या आ रही सर। रहा है आपसे कि शोध प्रक्रिया में निम्न प्रक्रमों को सही और व्यवस्थित क्रम में हमें लगाना है। तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम का फार्मूलेशंस करेंगे, जिसको में आप पहले बी लिखेंगे, फिर हाइपोथेसिस का फार्मूलेशन करेंगे, यानी परिकल्पना का प्रतिपादन होगा, फिर उसके बाद आप जो है रिसर्च डिज़ाइन करेंगे, यानी शोध अभिकल्प करेंगे, फिर उसके बाद आप लोग आंकड़ा संकलन और उसका विश्लेषण करेंगे, और लास्ट में जनरलाइजेशन। जवाब इसका क्या होना चाहिए, तो आप आसानी से बता सकते हैं बी ए सी डी ई का ऑप्शन कौन सा जाएगा, बताइए। बी ए सी डी नंबर तो बी सर। बी ए सी डी ई ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा यहाँ पर, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट मान लिया जाएगा, है ना। ये बात आप सभी को ध्यान में रखना होगा इसके अंदर। अगले सवाल की तरफ करते हैं। अगला सवाल, सर अब तो क्लियर है सर। हाँ अब थोड़ा सा देखिए, आलोचनात्मक समाजकारी से संबंधित की बात अगर हम लोग करते हैं, आलोचना का मतलब बेसिकली आप सबको भलीभांति तरीके से पता होगा। आलोचना जिससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, आलोचना को किसी की बातों के आप क्या कर रहे होते हैं, एक प्रकार से क्रिटिकल सोशल वर्क क्या सर क्रिटिसाइज। हाँ, या क्रिटिसाइज। तो जब क्रिटिकल सोशल वर्क को इन्वॉल्व किया गया तो उसमें क्या क्या चीज़ों को रिलेट कराया गया, जैसे दमन विरोधी एंटी ऑप्रेस्ड प्रैक्टिस होता है आपका। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो फेमिनिस्ट सोशल वर्क है, यानी नारीवादी समाज कार्य है। और तीसरा अगर हम बात करते हैं तो देशीय समाज कार्य को रिलेट कराया जाएगा। केवल गांधीवादी समाज कार्य को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा, बाकी सारे पॉइंट को इसके अंतर्गत जो है या इसके तहत जो है इन्वॉल्व कर दिया जाएगा। और सही ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ए बी सी ही ऑप्शन होगा, जैसा कि ऑप्शन ए बी सी को अगर मैं बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, और 4 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं एक बार यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से संकल्पना के और चर के बीच में भेद बताना है, तो वह बेसिकली क्या कहलाता है, मापनी। इसे मात्रा या एक संख्या के रूप में भी समझा जा सकता है, जो अलग अलग क्रियाओं में अलग अलग मान हो सकता है, वो मापनीय होता है। तो संकल्पना और वेरिएबल के बीच में मुख्य जो भेद होता है वो मापनीयता कहलाती है, और सही जवाब तो इसका ऑप्शन नंबर आपका पहला ही करेक्ट माना जाएगा। अगले सवाल की प्रूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है, और अगला सवाल आपके सामने है
इस आवाज मेरी क्लियर है? एक बार स्पष्ट करिएगा। आवाज नहीं आ रही। सब ब्रेक हो रही बीच बीच में और स्क्रीन भी थोड़ा सा ब्लर है। स्क्रीन ब्लर है, एक बार थोड़ा सा लेफ्ट करके आप ज्वाइन करिए प्लीज एक बार। हाँ ठीक है अभी। ओके सर। ठीक है, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लेंगे तो सही रहेगा। सामूहिक व्यवहार के मौलिक सिद्धांत बताना है ना? कौन सा सिद्धांत बताना है? मौलिक सिद्धांत के बारे में आपको बताना होगा इसमें, ठीक है। अब मौलिक सिद्धांत, यहाँ से आपसे सवाल पूछा गया है तो आप आसानी से इसका जवाब भी मुझे बता सकते हैं। सही ऑप्शन इसका क्या होगा? सर सी को ड्रॉप करके सर सारा A B A D B E। D E। ओके, यहाँ अगर मैं आपसे बात करता हूँ, ऑप्शन नंबर अगर जिक्र किया गया है तो आपने यहाँ जवाब जो मुझे दिया है कि A B D E दिया है। फिर से आवाज ब्रेक हो गई, आपको सुनाई नहीं दे रहा है? क्या दिक्कत आ रही है? मैंने फ़ोन से भी आप लोगों का यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए, पहला तो एक विशिष्ट उद्देश्य अभी आ सिद्धांत है, रही है सर। एक नियोजन का सिद्धांत है, एक लोगों की सहभागिता का है, एक जनतांत्रिक क्रियाशीलता का सिद्धांत है। तो यानी आपका ए बी और डी और साथ ही साथ ई वाला ऑप्शन जो जाएगा, यह ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो गया है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड गया है, ए बी डी ई गया है, ठीक है। सी यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल देखिए आपके सामने, यहाँ पे मैंने आपको कल भी बताया था इसके बारे में। निम्न में से कौन कौन से व्यावसायिक तौर पर योग्य सामाजिक कार्यकर्ता है ना? जैसा कि मैं आप लोगों को एक बार पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ, है ना? तो यहाँ केवल अरुणा रॉय का नाम छोड़ दीजिए, क्योंकि अरुणा रॉय बेसिकली राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं ये, और इन्होंने बेसिकली मजदूर किसान शांति संगठन की संस्थापिका एवं अध्यक्ष के रूप में इनका अरुणा रॉय का नाम जाना जाता है। बेसिकली सुनीता कृष्णन की बात, यौन उत्पीड़न वाले पीड़ितों की समाज में पुनर्वास एवं सामूहिक क्रियाओं पर भी बल देते हैं, ये पुनर्गठन पर बल देती हैं, तो इसलिए ये पॉइंट सही हो जाएगा। जीरो बिल्लो मेरिया का नाम भी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अभी योज्य जैसे सामाजिक कार्यकर्ता का नाम आता है। मेघा पाटेकर की भी बात करते हैं तो यहाँ पर इनका भी नाम आता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन को लेकर सरदार सरोवर बांध पर भी इनकी कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में इन्होंने MA से सोशल वर्क की पढ़ाई की है, ये स्टडी। चाइल्ड लाइन की बात अगर करते हैं हम लोग तो नाम आ जाता है जीरो बिल्लो मेरिया का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर ABD को देखिए कहाँ पर दिया गया है, ABD जो है ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला सत्य हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने है, सम्मिलित किया हुआ सवाल यहाँ पर आ रहा है, महिलाओं को केंद्रित विश्व समागम के स्थल पर लेकर। मैंने इसके बारे में आपको पहले भी नोट्स दे चुका हूँ, इसकी क्लासेस भी आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूँ। मैस्को की बात करते हैं, ये देखिए, तो मैस्को का सम्मेलन था, तो आप कह सकते हो 1975 में। आवाज आ रही मेरी? बताइए। मैक्सिको 1975। कोपेनहेग डेनमार्क की बात करते हैं तो ये रिलेट करते हैं 1980 का, और नैरोबी 1985, बीजिंग में 1995 यानी चीन में, ठीक है। ये बात आप सबको पता होना चाहिए, और इसका सही जो ऑप्शन मैच होगा वह ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी वाले को देखिए, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, फिर चौथे का पहला मैच हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सभी लोग याद करके जाइएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, इनमें से एक पुस्तक ली गई, श्रेय गया मैरी रिचमंड का, और कहा गया कि इनमें से कौन सी नहीं है। तो एक्टिविया हिल आप लोगों में से किसी स्टूडेंट ने मुझे कल क्लास में बताया भी था, होम्स ऑफ द लंदन पुअर करके सन 1875 में ऑक्टेविया हिल की ये पुस्तक आई थी, जिस किताब का नाम है होम्स ऑफ द लंदन पुअर। पुअर बेसिकली 1899 का है, मैरी रिचमंड का है। व्हाट इज सोशल केसवर्क की बात करते हैं तो 1922 का है, ये मैरी रिचमंड का है। सोशल डायग्नोसिस 1917 का है। क्लियर है? बता दीजिए आवाज। ओके जी सर, जी सर। जी सर। हाँ, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं।
विदेशी सहयोग जो है विनियमन अधिनियम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहीं से शायद हम लोगों को करना था, है ना? यहीं से FCRA के बारे में आप सबको पता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशंस रेगुलेशंस एक्ट है 2010 का, और इसमें कहा गया कि आपको स्टेटमेंट बताना है। देखो पहला कहता है, बहुत ध्यान सुनिएगा, आप लोगों को ये बताया जा चुका है इसलिए ध्यान सुनिएगा। मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र का उच्चायुक्त ने अधिकारियों के आग्रह किया कि FCRA के अनुपालन में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के मानक और सतर्कता को पूर्वक निरीक्षण करना चाहिए। और ये बात सत्य है, ये पॉइंट करेक्ट रहेगा, होना चाहिए ऐसा। भारत सरकार गृह मंत्रालय के द्वारा FCRA का प्रत्येक कस्सी वाला। सर आवाज ब्रेक हो रही है, स्क्रीन पे चली गई आपकी। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा जी, हाँ आवाज़ ब्रेक हो रही है। सर कट कट के आ रही है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अभी क्लियर है? जी सर। हाँ जी सर। हाँ, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने का। अब देखिए सवाल क्या कहता है आपसे कि FCRA का प्रत्येक 2 वर्षों में नवीनीकरण होता है। ये आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। सभी FCRA के नवीनीकरण पंजीकरण के लिए भारतीय स्टेट बैंक नई दिल्ली की शाखा में खाता खोलना आवश्यक होता है। मैंने आपको बताया भी था पिछली क्लास में भी। ये 3 पॉइंट आपका करेक्ट है। केवल केवल और केवल सी वाले को एलिमेंट कर दीजिए, बाकी को आप करेक्ट कर दीजिए। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा प्लीज़ एक बार बताइए। ऑप्शन डी। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। सवाल की तरफ बात करते हैं। निम्नलिखित में से साहित्य समीक्षा के संबंध में गंभीर भ्रामकता क्या हो सकती है? थोड़ा सा ब्लर आ रहा होगा, थोड़ा सा वेट करिए, अभी आपके पास जो है स्क्रीन साफ दिखाई देने लगेगी। तब तक आप यहाँ पर ये भी कि साहित्य समीक्षा के संबंध में बहुत गंभीर भ्रामकता क्या हो सकती है। आपके सामने अब स्क्रीन दिखाई दे रही है। सबसे गंभीर भ्रामकता क्या है? देखिए, शोध प्रश्नों के अंतिम रूप में या अंतिम रूप देने के बाद साहित्य समीक्षा किया जाता है। ये बेसिकली भ्रामकता का पार्ट नहीं है ना? और बहुत अधिक अध्ययनों को संदर्भित करता है, ये भी नहीं है। यह कहना है कि अध्ययन का विषय नया है और यह यह साहित्य उपलब्ध नहीं है। तो बहुत लोग कहते हैं बट ये भ्रामकता है, ऐसा नहीं है, उस पर होता है रिसर्च। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। साहित्य के एकल स्रोत पर निर्भर होता है। ठीक है, तो ये भी प्रक्रिया बेसिकली रहेगी, लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर केवल और केवल 3rd वाला ऑप्शन जो जाएगा ये करेक्ट है। ये गंभीर भ्रामकता का पार्ट हो सकता है। ऐसे लोग कहते हैं जो कोई भी रिसर्च आप करते हैं, ढूंढने का प्रयास करते हैं तो नहीं मिलता, तो कुछ बच्चे ऐसे करते हैं भाई इनका रिसर्च नहीं हो पाता है या इनका रिसर्च जो है कहीं पर नहीं हुआ है या नहीं है। तो इस कंडीशन से शब्दों को रिलेट जो कराता है, या ऑप्शन नंबर 3rd रिलेट करा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3rd ही आपका सही माना जाएगा। ठीक है, मेरा लास्ट वाले क्वेश्चन को लेके सवाल था। लास्ट आपको आवाज आ रही सर मेरी? हाँ बताओ लास्ट क्वेश्चन। सर उसमें ये पूछना था कि जैसे उसमें बताया था ना 2 वर्ष के बाद उसको रिन्यू करना पड़ता है, तो सर ऐसा कोई लिमिट है कि कुछ टाइम के बाद उसको रिन्यू करना पड़ता है? क्योंकि 2 साल वाला हमने 5 साल है ना उसका। मतलब 5, हेलो मेरी आवाज़ है, तो 5 ओके सर। है ना उसका। हाँ सर, तो मैं दे रहा है जी उसमें सर। क्या चीज़ ओके सर। 5 साल का है तो उसमें 2 साल लिखा हुआ है राइट के रूप में, तो गलत लिखा हुआ है ना? अगले आपके सामने जी सर, जी सर। मेरी आवाज़ क्लियर है कि नहीं? आवाज़ एक बार बताइए, आवाज़ क्लियर है? हेलो आगे सर। रेरा की आवाज़ ब्रेक हो जा रही है। चलो आगे देखिए। कहता है संयुक्त राष्ट्र संगठन तंत्र के अंतर्गत देशज लोगों से संबंधित मामलों को निम्न निकायों द्वारा देखा जा सकता है ना? तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। इसका सही जवाब क्या होना उचित होगा प्लीज़ एक बार बताइए। संयुक्त राष्ट्र तंत्र के अंतर्गत जो है देशज लोगों के संबंध में मामलों को लेकर बातचीत की जा रही है, सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? प्लीज़
देखिए, देशज व्यक्तियों पर कार्यशील समूह का होना, किसका होना, कार्यशील समूह को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ जो शब्द लिखा गया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द लिखा गया है, वो देशज लिखा हुआ है। इसको इंडिजिनस कहा जाता है, देशज को। ठीक है, इसको स्वदेशी बोला जाता है, इसको स्थानीय बोला जाता है, और देशज भी कहा जाता है। ठीक है, तो मनुष्य, पशु या पौधे अपने मूल स्थान में स्थित हैं। मनुष्य या व्यक्ति कोई संयुक्त राष्ट्र संगठन के तंत्र के अंतर्गत कोई कार्य कर रहा है, तो अस्थायी प्रक्रिया में या तो स्वदेशी प्रक्रिया में, तो उस शब्द को ये रिलेट करता है। तो पहला ऑप्शन या पॉइंट, देशज व्यक्ति या व्यक्ति पर क्रियाशील समूह होना, और इस पॉइंट को दर्शाएगा, उसमें समूह का भी क्रियाएं संचालित होती हैं, इसलिए पहला पॉइंट आपका शामिल रहेगा। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत बात करते हैं देशज व्यक्तियों के संबंध में सामाजिक परिषद, तो सामाजिक परिषद अलग पॉइंट आ गया, ये अलग है। देशज लोगों के मानवाधिकार से संबंधित विशिष्ट संवत्ता की बात करता है, और मैं आपसे कहूँगा कि ये पॉइंट आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, इसके अंतर्गत मानवाधिकार के अंतर्गत भी देशज लोगों की बात होती है, देशज व्यक्तियों पर क्रियाशील समूहों की बात होती है, देशज मुद्दों से संबंधित स्थानीय मंच पर भी बातचीत होती है। केवल सामाजिक परिषद को काटिए, बी वाले को, बाकी ए, सी और डी को लगा दीजिए। संवक्ता मतलब किसका का मतलब प्लेस, संवक्ता। हाँ, एक प्रकार से जो है आपको प्लेस जैसे शब्दों को दर्शाता है संवक्ता, यानी आप नाम सुने होंगे रिपोर्टर के बारे में, है ना, तो रिपोर्टर कह लीजिए, या आप विशेष संवक्ता कह लीजिए। ठीक है, या उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया में आप रख लीजिए। तो ऑप्शन क्या मैंने बताया था आपका, एक पहला बताया था, सी बताया था और डी बताया था, ए बी और डी कर दिया था। तो ऑप्शन बताइए ए सी डी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर थर्ड में है, ऑप्शन थर्ड ही सही हो जाएगा। ये सवाल आपके सामने निम्नलिखित में से या निम्न को उसके स्थापना के वर्ष के अनुसार आपको क्रम में लगाना है। भारत में समाज कार्य विचारक एक संघ है जिसकी स्थापना सन 1964 में हुई थी। इसको कहा जाता है एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्कर इन इंडिया को लेकर। 1900 रहे थे सिराज ना, 1 में कह रहा था आप लोगों से। ठीक है, 1961 या 1964, बट आप सभी लोग प्राथमिकता देने का कोशिश करिएगा 1961। ठीक है, और इंडियन कॉन्फ्रेंस समाज कार्य के भारतीय सम्मेलन, इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क ICSW, आपको मैंने पहले बता रखा है 1947। और यहाँ पर प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता भारतीय संघ 1970, और भारत का व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता का एक भारतीय संघ है जो 2005 में आया था। तो आपको किस क्रम में लगाना है आपको? नहीं आ रही सही। जी, आवाज़ नहीं जा रही मेरी सर स्क्रीन सर बहुत ब्रेक हो रही है। आज? हाँ, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, नेटवर्क ठीक है सर। बच्चे कह रहे हैं आवाज़ ब्रेक हो रही है। यार, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, क्रम में लगाना है आपको, बताइए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि बी 1947 का है, और फिर उसके बाद ए है 1961 का है, 1961 का है, उसके बाद सी है 1970 का, और उसके बाद 2005 है। ये आपका क्रम है। सही जवाब बेसिकली IFPS यानी इंडियन सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर का है। KAPS एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स 9 दिसंबर 2012 का है। KAPSW बेंगलोर 1978 का है। PSAW प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स एसोसिएशन पहली सामाजिक कार्यकर्ता की समिति जो है बेसिकली यहीं से मेंशन की गई थी। ठीक है, तो भारत में अगर हम बात करते हैं पहली जो समाज कार्य की समिति आई थी वो
65 में आई थी। समाज कार्य की, ठीक है, याद रखिएगा 65 में आई थी, क्लियर है। और दूसरी जो आई थी 1980 में आई थी, दूसरी 1980 में आई थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है समिति, दो समिति के बारे में, दोनों से परीक्षा में सवाल आते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से बताना समुदाय गठन में क्रम आवाज ब्रेक हो रही है। ओके सर अभी क्लास मत करो, कुछ भी समझ में